अर्थ भाग 2। हमें लगता है हमारा आविष्कार हुआ है, मगर हम गलत हैं। मून के पास आने के बाद जब अर्थ डिस्ट्रॉय होने के काफी पास है, तो कुछ ऐसा हुआ जिससे अर्थ ने खुद को सेव करने के लिए बायोडायवर्सिटी का निर्माण किया। जीव जंतु, ह्यूमंस ये बने, फिर जाकर एनर्जी बैलेंस हुआ। जीव जंतु बने उतने ही कि इस बैलेंस को का घटक बने। जीव उतने ही बने जितने कि इस बैलेंस के घटक हों, जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो या उनका कोई रोल बायोडायवर्सिटी के अंदर आता हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं वो कुछ और नहीं, वो ऊर्जा का एक कवर है जो अर्थ की एनर्जी को बनाए रखने में मदद कर रहा है। इसका आंसर बहुत ही आसान है। जैसे कि एक एनर्जी का निर्माण इसका आंसर बहुत ही आसान है। जब भी एक एनर्जी का निर्माण होता है, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाना है, उसी प्रकार मून हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है, जिस प्रकार की अर्थ सन का। ह्यूमन जिस तरह अर्थ का विनाश कर रहे हैं, इससे अर्थ का विनाश की संभावना कम और ह्यूमन की एग्जिस्टेंस का ज्यादा लग रहा है। एक वर्ड जो अर्थ के लिए मन में आ रहा है, अमर। अमर का मतलब आप सबको पता ही होगा, मगर इसे भी समझने के लिए हम ये देखते हैं कि अमर का मतलब है कभी ना खत्म होने वाला घटक। ये गैलेक्सी अर्थ का अमर का मतलब है कभी ना खत्म होने वाला घटक। ये गैलेक्सी अर्थ को अमर रखने में हेल्पफुल है, क्योंकि अगर किसी एटम का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो सकता, जैसे कि निर्जीव पदार्थ, उसी तरह अर्थ का, जब तक इसका एटम ना बिखरे। गैलेक्सी का लाइफ साइकिल अलग है। यहां अगर किसी के पास एनर्जी है तो हमेशा रहेगा, कोल्ड है तो हमेशा कोल्ड रहेगा, जो स्थिर है वो स्थिर, और जो मूवमेंट में है वो सेम मूवमेंट में ही रहेगा। मतलब गैलेक्सी में टाइम है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रखता। मतलब गैलेक्सी में टाइम है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो ह्यूमन और लाइफ एंड डेथ को भी आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम का एग्जिस्ट करना एक लाइफ के उसके डेथ तक होना है। इसका मतलब यह है कि जहां समय है वहां डेथ निश्चित है, इसीलिए किसी भी ह्यूमन का डेथ निश्चित है। क्या हो अगर टाइम एग्जिस्ट करता ही ना हो या करे ना, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या लाइफ पॉसिबल हो सकता है जहां टाइम एग्जिस्ट करता ही ना हो, जिससे टाइम ट्रेवल जो हम बोलते हैं वो पॉसिबल हो? मगर मेरा सवाल ये है कि आखिर सन के पास ये एनर्जी कैसे आया, या ये कैसी एनर्जी है जो एक एनर्जी का स्रोत बना? क्या होता अगर अर्थ मूव नहीं करता? अगर अर्थ मूव नहीं करता तो अर्थ एक एटम बॉम्ब की तरह फट जाता, जो कि सन के आने वाले एनर्जी से होता। इसीलिए जो एग्जिस्ट करता है वो सन का चक्कर लगा रहा है, जिस तरह हमारा अर्थ एंड मून, इसी तरह सारे ग्रह। जिसका मतलब यह है कि इस गैलेक्सी में जितने भी तारामंडल है जो एग्जिस्ट करते हैं वो मूवमेंट में हैं और किसी एनर्जी स्रोत के चारों ओर इर्द गिर्द
चक्कर लगा रहे हैं। ये तो हो गई साइंस की बातें, मगर लॉजिक की बात करें तो कुछ ऐसी भी एनर्जी है जो मेरे समझ से बाहर है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी। अगर कुछ घटक में एटम्स को कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि साउंड के लिए वायुमंडल, तो फ्रीक्वेंसी कैसे बिना मीडियम ट्रैवल करती है? क्या फ्रीक्वेंसी के रेंज जो हमने खोजा है या जिसकी खोज हुई है, वहां पर कुछ ऐसी भी रेंज है जो हमारे समझ से बाहर है? मेरे ख्याल से इसका आंसर हमारे पास्ट में छुपा है, द थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा। कहा जाता है शिव ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। उनके थर्ड आई में ऐसी पावर है जो सृष्टि को बर्बाद भी कर सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो उस थर्ड आई का यूज हमारे जैसे मोबाइल वीडियो कॉल की तरह करते थे, जो इस सृष्टि को ध्यान रखने के लिए था। भगवान बुद्ध, लॉर्ड शिवा, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो लंबे समय तक मुद्रा अवस्था में करते थे। क्या यह उस एनर्जी सोर्स तक जाने का कोई तरीका है? इस अर्थ पर इतने राज छुपे हैं जो हम अगर ढूंढे तो वो साइंस से भी परे होगा। लॉजिक की बात करें तो यह एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी से भी परे होगा, क्या होगा कि हम उस एनर्जी को ढूंढ ले और हम एक मुद्रावस्था में जा करके उस एनर्जी का यूज करके इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हम किसी भी समय में पहुंच सकते हो, जिसका कि हम एक एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी, जिससे हम वीडियो कॉल के माध्यम से हम इस अर्थ के किसी भी कोने में हो रहे कुछ घटकों को हम वीडियो कॉल के माध्यम से देख सकते हैं, जो आज पॉसिबल है, मगर हम उसे साइंस की नज़र में देख रहे हैं। क्या होगा कि अगर वो ह्यूमन की एक पावर हो और ह्यूमंस ही उस पावर का यूज़ करके इस पूरे सृष्टि में कहीं भी जा कर के किसी भी चीज़ों को देख सकते हो।